एक लड़का जो तेजी से भागे जा रहा था, पर वो बार बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेता, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आसमान में तेज धूप खिली हुई थी और बादल भी एकदम साफ था। तेज धूप के कारण वह लड़का और ज्यादा हांफ रहा था। भागते हुए थक चुका था, फिर भी वह भागे जा रहा था। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। जब उसे लगा वह सेफ है, वह वहीं एक जगह रुक गया। उसके दोनों हाथ उसके घुटने पर था, जबकि उसका सिर झुका हुआ था और वह काफी जोर जोर से सांस लेते हांफ रहा था। थकावट से उसकी आंख बंद हो रहा था। तभी उसकी नीचे सामने दो जूते पर गई। यह देखते ही उस लड़के के चेहरे पर फिर से वही डर दिखने लगा। वो मन कह रहा था कि वह जो सोच रहा है वह सच ना हो, पर उसे यह बताने की जरूरत नहीं थी कि सामने वही लोग हैं जिससे बचकर भाग रहा था। इस बात को झूठ लाना चाहता था, मगर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसे ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसने डरते हुए अपना सिर उठाया और जिसका डर था वही हुआ। सामने वही लोग थे जिससे वह बचकर भाग रहा था। उसके सामने करीब 6 लोग खड़ा था, जिसमें 5 लोग एक ही ड्रेस में था, जिसे देखने से साफ पता चल रहा था कि वह बॉडीगार्ड है, क्योंकि 5 आदमी ने ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन की ड्रेस पहन रखी थी और जबकि सभी ने कानों में ब्लूटूथ स्पीकर लगाया हुआ था। वही एक लड़का जो उन 5ओं से अलग दिख रहा था। उसने पीली टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने हुआ था। उसके घुंघराले और काले बाल थे। उसने अपने एक कान में एक छोटी सी बाली डाली हुई थी, जबकि उसने अपनी आंखों पर ब्लैक स्पेक्स लगा रखे थे। उस लड़के ने नीचे झुके लड़के को देखकर टेढ़ा सा मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुझे क्या लगा? हाँ, सबसे बच के भाग पाना इतना आसान है। तू हमसे बच भी जाए मगर भाई से बच नहीं पाएगा। इसके लिए तू आकाश या पाताल में ही क्यों ना छुप जाए। भाई तुझे वहां से भी ढूंढ लेते। यह सुनते ही उस लड़के का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वहीं पीली टी शर्ट वाले लड़के ने अपने गार्ड को उंगलियों से कुछ इशारा किया और आगे की तरफ चला गया। जबकि उसका इशारा पाते ही एक गार्ड ने उसके हाथों को पकड़ा, तो दूसरे ने उसके पैरों को, उसके बाद उसे हवा में लटकाते हुए 2 गार्ड के पीछे चल दिया। वो सभी जीप के सामने आकर रुके। फिर उसने लड़के के दोनों हाथों को रस्सी से बांधकर जीप के पीछे बांध दिया। उसके बाद सभी गार्ड जीप में पीछे जाकर बैठ गए, जबकि एक गार्ड आगे आकर बैठ गया, जहां पहले से ही पीली टी शर्ट वाला लड़का पहले से जीप में बैठा हुआ था। जीप स्टार्ट होते ही रफ्तार पकड़ ली, जिसके साथ उस लड़के को भी अपनी पैरों की रफ्तार बढ़ानी पड़ी। करीब 10 मिनट बाद वो जीप भरे बाजार में आकर रुकी, जहां काफी लोग गोल गोलाई घेरे बनाकर खड़े थे। पीली टी शर्ट वाले लड़का पहले जीप से, उसके बाद उसने अपने गार्ड से पीछे बांधे हुए लड़के को लेकर आने का बोल भीड़ की ओर बढ़ गया। उसका आदेश मानकर गार्ड उस लड़के की रस्सी जीप से खोल अपने ले लिए। फिर उसी रस्सी से उसे घसीटते हुए भीड़ की ओर बढ़ गया। वो लड़का हाथ में गन लिए भीड़ की ओर बढ़ता गया। भीड़ में खड़े लोगों ने जैसे उसे देखा, तो उन सभी ने तुरंत उसके लिए रास्ता रास्ता छोड़ दिया। वो लड़की भीड़ को देखकर आगे बढ़ गया, जबकि उसके गार्ड उस लड़के को घसीटते हुए ला रहा था। वो लड़का जाकर एक जगह रुक गया, जहां उसके सामने एक लड़का चेयर बैठा हुआ था और उसकी पीठ उस लड़के की ओर थी। चेयर पर बैठे लड़के ने बिना पीछे मुड़े, तुम 1 मिनट लेट हो अभव। सॉरी भाई, पर इसमें मेरी गलती नहीं है भाई। ये सारी गलती इस वॉच की है। अपने कलाई में पहने वॉच की ओर उंगली करके इसने ही मुझे गलत टाइम बताया। जब चेयर पर बैठे लड़के ने गन की नोक उसकी ओर किया, तो मेरा मतलब है कि मेरे वॉच की टाइम खराब है, इसलिए आने में देरी हुई। इतना बोलकर अभव चुप हो गया। लेकर आओ उस चड्डा के लौंडे को। चेयर पर बैठे लड़के ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, जिसे देख अभव का मुंह बन गया। उसने अपने पीछे गार्ड को इशारा किया, तो उस गार्ड ने रस्सी से बंधे हुए लड़के को घसीटते हुए चेयर पर लड़के के सामने लाकर पटक दिया। उसे देखने के लिए चेयर पर बैठे लड़के ने सिर उठाया, तो उसका आकर्षक चेहरा दिखा। उसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहना हुआ था, जबकि उसने अपने बाजुओं की शर्ट की स्लीव्स को मोड़ रखा था। उसके काले बाल जो माथे पर बिखरे हुए थे।
उसके एक हाथ में वॉच था तो दूसरे में हाथ की बाजू में त्रिशूल का टैटू बना हुआ था। उस टैटू में त्रिशूल के ऊपर एक डमरू भी बना हुआ था और उसके हाथ में एक गन भी थी जिसे वो घुमाए जा रहा था। सूरज की रोशनी में उसका गोरा रंग और ज्यादा चमक रहा था। नीचे पड़े लड़के की हालत देख चेयर पर बैठे लड़के के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई, पर उसकी ये मुस्कान काफी डरावनी थी, जिससे नीचे पड़ा लड़का डरते हुए कहा, देखो मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज भी सही नहीं निकल पा रहा था। क्या बात है, मिस्टर विकास चड्डा, जो दूसरे को मौत के घाट उतारने से पहले एक पल भी नहीं सोचता, वो आज माफी की गुहार लगा रहा है। इंटरेस्टिंग। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे ना बहुत दया आ रही है। सोच रहा हूं तुम्हें आसान मौत ही दे दूं। फिर कुछ पल रुककर सर्द लहजे में, पर वो क्या है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने किसी को वादा किया था कि मैं तुझे नहीं मारूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि तू बच जाएगा। तुझे मारने का हक उसे है जिसका तू गुनहगार है। उसकी आवाज काफी भयानक और डरावनी लग रही थी, जिससे सुनते विकास को सिहरन सी महसूस हुआ। उसने डरते हुए कहा, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जितने भी रुपए चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसकी मुस्कान कोई आम मुस्कान नहीं थी। उसके पीछे खड़ा अभव भी हंसने लगा। वही विकास उस लड़के की मुस्कान देख और डरने लगा। चेयर पर बैठा लड़का एकदम से चुप हो गया, जिसके साथ ही वहां पर एकदम खामोशी छा गई। उस लड़के ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे पैसे दोगे जिसकी 1 रुपया तक की औकात नहीं है, और जिस पैसे पे तू इतना घमंड कर रहा है ना, तो ये जान ले कि वो तेरे बाप की है। और जितने पैसे तू अपने गर्लफ्रेंड पे उड़ाता है उससे दुगुना पैसे मैं रेक्स, उसका पालतू कुत्ता जिसे वो रेक्स कहकर बुलाता है, पर खर्चे करता हूं। और किस पैसे की बात कर रहा है तू, जो अब मेरा हो चुका है? विकांश ने कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा तो उस लड़के ने अपने जेब से फोन निकालकर कुछ किया, फिर उसकी स्क्रीन विकास के सामने कर दिया, जिसमें दिखाया जा रहा था कि चड्डा कंपनी का दिवाला हो चुका था। अचानक से उसके शेयर्स गिरने लगे, जिससे सभी इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे मांगना शुरू कर दिए, जिससे बचने के लिए मिस्टर विकास चड्डा गायब हो गया। कोई भी उस कंपनी पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। तभी मिस्टर अरमान ने एक मसीहा बनकर उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। ये न्यूज देखते ही विकास को सदमा लग गया। वही विकास का चेहरा देख उस लड़के के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। विकास को सदमे में देख उस लड़के के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। नहीं, ऐसा हो सकता? विकास उस लड़के की ओर देखा और कहा, तुमने किया ना ये सब? हम, इसमें कोई शक। उसके नजदीक आकर वो बोला, तुमने मेरा सब कुछ ले चुके हो, अब तो मुझे छोड़ दो। उसकी बात पर वो लड़का गुस्से में मुस्कुराते हुए, ऐसे कैसे छोड़ दूं? जो गुनाह तुमने की है उसकी सजा तो अभी बाकी है। फिर अभव की ओर देखकर, काका को लेकर आओ। अभव सिर हिला दिया। थोड़ी देर में काका अभव के साथ वहां आया, पर सामने विकास को देखते ही गुस्से में भर गया। पर कुछ पल बाद उसने मुंह फेर लिया और जाकर उस लड़के के सामने खड़ा हो गया। चेयर पर बैठा लड़का गण काका की बढ़ाकर, लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। आपके सामने आपकी बेटी का कातिल पड़ा है। फोड़ दीजिए इसके आंखों को, जिससे इसने आपकी बेटी पर गंदी नजर उठाई। तोड़ दीजिए इसके हाथों को, जिस हाथों से इसने आपकी घर की इज्जत को हाथ लगाया। विकास ये सुनते ही उस लड़के के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। यहां से मैं अपने किए की माफी मांगता हूं। मैंने जो किया है उसके लिए तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या कहा तुमने? माफी? माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, पर वो भी वैशाली से, जिसकी इज्जत के साथ तुमने खिलवाड़ किया, जिसकी आबरू लुटते हुए तुम्हारे हाथ कांपे नहीं। तुमने एक लड़की की कमजोरी का फायदा उठाया। तुमने जो गुनाह की है उसकी माफी नहीं, सिर्फ मौत की सजा है। ये कहकर उसने उससे किक मारी, जिससे वो लुढ़क गया। उसने काका की ओर देखकर, चलाइए गोली और खत्म कर दीजिए अपनी बेटी की कातिल को, जिसने आपके घर के इज्जत पर अपनी गंदी नजर उठाई। ऐसे लोगों का इस समाज में कोई जगह नहीं। सजा दीजिए, जिससे आपकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। नहीं, नहीं। विकास के इतना कहते ही गोली की चली उसकी दर्दनाक भरी चीख गूंज उठी। आहा! गोली उसके दोनों आंखों में लगी थी।
वो दर्द से छींक रहा था, तभी दूसरी बार 2 गोली जो उसके दोनों हाथों में आकर लगी। वो हाथ पकड़े दर्द से छींक रहा था, पर कोई भी मदद करने वाला नहीं था, क्योंकि पापा का घड़ा जब भरता है तो उसका हिसाब होकर रहता है, और यही उसके साथ हो रहा था। मुझे माफ कर दो। वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, जिस तरह से वैशाली ने अपनी जिंदगी के लिए मांगी, पर उसने कोई रहम नहीं दिखाया, उसी तरह आज भी उसके साथ ऐसा हो रहा है। काका के हाथ से गन लेकर उस लड़के ने विकास को देखते हुए, जिस तरह आज तू दर्द से तड़प रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा वैशाली भी तड़प रही थी और तुझसे जाने की मिन्नतें कर रही थी, पर तूने उस पर कोई दया नहीं दिखाई, तो आज मैं कैसे तुझे जानू दूं? वैशाली की हर एक दर्द का हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। ये कहकर उसने उसके दोनों टांगों पर गोली चलाई और वो दर्द से चीखता रहा। चल, मैं तुझे मौका देता हूं, भाग, जहां तक भाग सकता है। ये सुनते ही विकास किसी तरह खड़ा हुआ, पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके पैरों के घुटनों में गोली लगी हुई थी। वो खुद को घसीटते ले जाने लगा। वो कुछ कदम ही आगे बढ़ पाया था कि एक गोली जाकर पीछे से उसके सिर में लगी। वो उसी समय वहीं पर लुढ़क गया। गोली उसके माथे के बीचों बीच दिख रही थी और उससे खून की धारा भी निकल रहा था। काका रोते हुए घुटनों के बल बैठ गए। वो लड़का उसके कंधे पर हाथ रखा तो काका उसकी ओर देखकर, देखिए अरमान बाबा, मैंने ले लिया अपने बेटी का बदला और खत्म कर दिया उसके कातिल को। अरमान गण अपने जेब रख लिया, फिर काका को उठाते हुए कहा, आपकी बेटी जहां कहीं भी होगी, अपने कातिल को सजा मिलते देख उसे शांति मिलेगी। अब आप घर जाइए, आपको आंटी का भी तो ख्याल रखना है। हम काका ने सिर हिलाया। तो अरमान ने एक गार्ड से काका को घर छोड़ आने के लिए कहा। काका उस गार्ड के साथ वहां से चले गए। अरमान ने अपने गार्ड से विकास की ओर इशारा करके, इसकी बॉडी को ले जाकर किसी चील कौवों को खिला दो, ताकि मरने के बाद भी इसकी आत्मा तड़पती रहे। फिर वो जाकर गाड़ी में बैठ गया तो उसके बगल में आकर अभव बैठ गया। उसके बाद गाड़ी वहां से चल पड़ी, जिसके पीछे कई सारी गार्ड की गाड़ियां चल दी। 1 घंटे बाद उसकी गाड़ी एक बंगले के बाहर रुकी। गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया। सारी गाड़ी एक एक करके बंगले के अंदर गई। गाड़ी के रुकते ही अरमान बाहर आया। उसके बाद अभव भी बाहर आ गया। दोनों अंदर गए, जहां एक लड़की हॉल के चक्कर लगा रही थी, पर जैसे ही उसने अरमान को देखा तो मुंह फुलाकर बैठ गई, जिसे देखकर अरमान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जबकि वो उतनी जल्दी मुस्कुराता नहीं। अरमान जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने लड़की को सुनाते हुए अभव से कहा, छोटे, लगता है कोई मुझसे नाराज है। भाई जरूर आपने गलती की होगी, तभी हमारी श्रेया नाराज है। अभव ये बोल श्रेया के पास बैठ गया। दल बदलू कहीं का। अरमान ने आंखें छोटी करके अभव को देखते हुए कहा, तो उसने श्रेया से कहा, देखो श्रेया, मैंने तुम्हारा साइड लिया तो कैसे मुझे घूर रहे हैं। श्रेया ने अब अभव को घुरा तो वो चुप हो गया। ये देखकर अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जाकर श्रेया के दूसरी तरफ बैठ गया, क्योंकि एक ओर अभव बैठा था। उसने श्रेया को कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया और कहा, प्लीज चीकू, माफ कर दो अपने भाई को। मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम था इसलिए नहीं आ पाया, वरना ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तुम्हारी बात न मानी हो। नो चीकू, पिघलना मत। भाई बस तुम्हें फुसला रहे हैं। तुम भी जानती हो कि मैं भाई से ठीक। इसके आगे कुछ कहता उससे पहले श्रेया उसे घुरने लगी, जिससे आगे के शब्द मुंह में ही रह गया। श्रेया उसे घुरते हुए बोली, खबरदार, जो मेरे अरमान भाई के बारे में आपने कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो मेरे अरमान भाई सबसे बेस्ट है, और मुझे पता है अरमान भाई को कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए वो मेरे साथ घूमने के लिए नहीं जा पाए। इसका मतलब तुमने अरमान भाई को माफ कर दिया। अभव के ये कहते ही श्रेया उसे घुरते हुए बोली, हाँ माफ किया। इससे आपको क्या? आप इतना क्यों जल रहे हो? क्योंकि वो इस बार भी तेरे सामने अच्छा भाई बनने का नाटक करता, ताकि उसे मेरी जगह मिल सके, पर मुझे पता है मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। एक बार फिर से सॉरी, पर अगली बार जरूर घूमने चलेंगे। पर कब? अभव बीच में ही बोल उठा तो अरमान श्रेया के गालों पर हाथ रखते हुए, जब चीकू चाहे। सच भाई, श्रेया खुशी से चिल्लाई तो अरमान सिर हिला दिया। श्रेया तुरंत उसके गले लग गई तो अरमान उसके सिर को सहलाने लगा। अरे मैं भी हूं, अभव ने मुंह फुलाकर कहा तो अरमान ने हंसते हुए अपना दूसरा हाथ फैला दिया तो अभव भी उसके गले लग गया। दोनों अरमान के गले लगे हुआ था, वही अरमान उन दोनों के सिर सहला रहा था। 1 महीने बाद अरमान अपने ऑफिस के केबिन में बैठा फाइलों में घुसा हुआ था। तभी उसके केबिन पे नॉक की आवाज से उसका ध्यान उस ओर गया। कम इन बोल वापस फाइल में घुस गया, पर कुछ देर बाद भी कोई हलचल नहीं हुई तो उसने सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई।
सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने घुटनों तक का ड्रेस पहना हुआ था और चेहरे पर पूरा मेकअप पोता हुआ था। वो उसे ही घुर घुर कर देखे जा रही थी। मिस शालू, अरमान गुस्से से चिल्लाया। अरमान की गुस्से भरी आवाज सुनकर शालू होश में आई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, जी सर। शालू डर से कांपते हुए अपने हाथों में पकड़ी फाइल को कसकर पकड़ लेती है। तुम्हें केबिन में आने की तमीज नहीं है? जब तक मैं दोबारा अंदर आने के लिए न कहूं, तुम बिना इजाजत ऐसे घूरने के लिए खड़ी नहीं रह सकती, अरमान ने सख्त और ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सॉरी सर, मैं ये फाइल साइन करवाने आई थी, शालू ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा और टेबल की ओर कदम बढ़ाए। उसने जानबूझकर टेबल पर झुकते हुए फाइल अरमान के सामने रखी ताकि अरमान का ध्यान उस पर जाए, लेकिन अरमान ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। उसने सीधे फाइल को उठाया, उस पर सरसरी नजर डाली और पलक झपकाते ही साइन करके फाइल शालू की तरफ बढ़ा दी। आइंदा से अगर काम के अलावा अपनी ऐसी हरकतों से मेरा वक्त बर्बाद किया तो तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलते देर नहीं लगेगी। समझ आई मेरी बात? अरमान की आवाज की ठंडक ने शालू के पसीने छुड़ा दिए। जी सर, थैंक यू सर। शालू हड़बड़ी में फाइल लेकर जैसे ही पलटी, दरवाजे पर खड़े अभव से टकराते टकराते बची। अभव ने शालू को ऊपर से नीचे तक देखा और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाकर बोला, अरे मिस शालू, इतना मेकअप और इतनी जल्दी में, संभल कर, कहीं सर का गुस्सा आपके मेकअप के साथ बह न जाए। शालू गुस्से से अभव को घूरते हुए बिना कुछ कहे वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गई। अभव हंसते हुए अंदर आया और केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। वो जाकर अरमान की टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठ गया और अपनी टांगे टेबल पर टिका दी। भाई, तुम्हारी इस नई सेक्रेटरी को लगता है किसी ने गलत फहमी का सिरप पिला दिया है। उसे लगता है कि वो तुम्हें अपनी इस ओवर एक्टिंग और शॉर्ट ड्रेस से इम्प्रेस कर लेगी। अभव ने हंसते हुए चुटकी ली। अरमान ने घूरकर अभव को देखा तो अभव ने तुरंत अपनी टांगे टेबल से नीचे कर लीं और थोड़ा सीधा होकर बैठ गया। बकवास बंद कर छोटे, क्या न्यूज़ है? अरमान ने अपनी फाइल बंद करते हुए पूछा। अभव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों की शरारत गायब हो गई। उसने अपनी जेब से एक पेनड्राइव निकाली और अरमान के सामने रखी। भाई, चड्डा की कंपनी को टेकओवर करने के बाद हमें लगा था कि खेल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चड्डा का कोई बैक सपोर्टर था, कोई ऐसा जो दुबई से उसकी फंडिंग कंट्रोल कर रहा था। अरमान की आंखें छोटी हो गई। उसकी बाजू का त्रिशूल वाला टैटू थोड़ा खिंचा जब उसने अपनी मुट्ठी भींची। नाम पता चला उसका? अरमान की आवाज में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो तूफान से पहले की शांति जैसी थी। पूरी तरह नहीं, लेकिन उसे वहां द किंग के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात भाई, आज सुबह ही उस किंग की तरफ से हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए एक थ्रेट मैसेज आया है। अभव ने पेनड्राइव की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरमान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पेनड्राइव उठाई। उसके चेहरे पर वही डरावनी और तिरछी मुस्कान वापस आ गई। किंग? चलो अच्छा है, चड्डा का खेल तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था। मुझे थोड़ा बोरियत महसूस हो रही थी। अब अगर कोई बड़ा खिलाड़ी मैदान में आया है तो खेल में मजा आएगा। अरमान ने गन की तरह अपनी उंगलियों को नचाते हुए कहा। तभी अरमान का फोन बज उठा। फोन की स्क्रीन पर चीकू जगमगा रहा था। फोन देखते ही अरमान का गुस्सा और गंभीरता एक पल में गायब हो गई। उसने तुरंत कॉल पिक किया और बहुत ही प्यार से कहा, हाँ चीकू, बोलो बच्चा। भाई, आप अभी तक घर नहीं आए? आपने प्रॉमिस किया था ना कि आज शाम को हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। दूसरी तरफ से श्रेया की शिकायत भरी आवाज सुनाई दी। अरमान ने अपनी घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, बस 10 मिनट चीकू, तुम्हारा भाई रास्ते में है, तुम तैयार रहो। कॉल कट करते ही अरमान खड़ा हुआ और अपना कोट पहना। उसने अभव की ओर देखा और कहा, इस पेनड्राइव का डेटा निकालो और शाम तक मुझे रिपोर्ट दो। बाकी का खेल कल देखेंगे, अभी चीकू इंतजार कर रही है। ओके भाई, अभव ने कहा। अरमान केबिन से बाहर निकल गया, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस बार जो दुश्मन उसके सामने आ रहा था, उसकी नज़र सिर्फ अरमान के बिजनेस पर नहीं, बल्कि उसके परिवार पर भी थी। अरमान अपने केबिन से निकलकर सीधे अपनी ब्लैक मर्सिडीज की तरफ बढ़ा। उसके दिमाग में एक तरफ द किंग की थरेट और दुबई वाला कनेक्शन घूम रहा था, तो दूसरी तरफ श्रेया का मासूम चेहरा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी में कदम रखा, उसने अपने चेहरे के सारे तनाव को मिटा दिया। परिवार के सामने वो बिजनेसमैन या क्रिमिनल्स के लिए अरमान नहीं, बल्कि सिर्फ उनका प्यारा भाई था। गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने आकर रुकी, जहां श्रेया पहले से ही अभव के साथ उसका इंतजार कर रही थी। भाई, आप पूरे 12 मिनट लेट हैं। श्रेया ने कार का दरवाजा खोलते ही पाउट बनाकर मुंह फुला लिया। अरमान ने हंसते हुए उसके गाल खींचे। अच्छा बाबा, सॉरी। अब बताओ मेरी चीकू को कौन सी आइसक्रीम चाहिए? जितनी मर्जी उतनी खाओ,
पूरी दुकान आज तुम्हारी। ये हुई ना बात। श्रेया की नाराजगी एक सेकंड में हवा हो गई। तीनों ने मिलकर खूब मस्ती की। अभव और श्रेया की नौटंकी देखकर अरमान का सारा तनाव छूमंतर हो चुका था। अगली सुबह सनशाइन बिजनेस एम्पायर का माहौल हमेशा की तरह काफी बिजी था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। अरमान अपने केबिन में बैठा नए प्रोजेक्ट की फाइल्स देख रहा था, तभी अभव बिना नॉक किए केबिन में घुसा। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर अरमान की निगाहें अचानक ठहर गईं। वह शालू जैसी भड़कीली या ओवर मेकअप वाली लड़की बिल्कुल नहीं थी। सिंपल लाइट पिंक कलर का अनारकली सूट, कानों में छोटी कौन सी झुमकियां, आंखों में सादगी और चेहरे पर एक अजीब सा नूर। उसके बिखरे हुए हल्के भूरे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। भाई, ये है रिद्धिमा शर्मा, अभव ने इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। इनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट किया है और इन्हें हमारी नई डील के लिए बतौर चीफ आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया गया है। रिद्धिमा ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। सामने चेयर पर बैठा अरमान बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। सफेद शर्ट, मुड़ी हुई आस्तीनें, हाथ में बना त्रिशूल का टैटू और उसकी गहरी तीखी आंखें। एक पल के लिए रिद्धिमा की सांसें थम सी गईं। हेलो मिस्टर अरमान, आई एम रिद्धिमा, उसने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। अरमान ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी चेयर से उठकर उसका हाथ थामा। रिद्धिमा को लगा जैसे उसकी हथेलियों में कोई कर्त सा दौड़ गया हो। अरमान की ग्रिप मजबूत थी, लेकिन उसका एहसास बहुत अजीब सा था। वेलकम टू सनशाइन, मिस शर्मा। मुझे उम्मीद है कि काम में कोई लापरवाही नहीं होगी। मुझे परफेक्शन पसंद है, अरमान ने अपनी गंभीर, भारी आवाज में कहा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, मिस्टर अरमान, रिद्धिमा ने आत्मविश्वास से कहा, हालांकि अरमान की गहरी नजरें उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। दिन बीतते गए। रिद्धिमा का काम वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन काम के साथ साथ केबिन का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा था। जो अरमान किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, उसकी नजरें अब अक्सर रिद्धिमा को ढूंढने लगी थीं। जब भी रिद्धिमा फाइलें लेकर केबिन में आती, उसकी पायल की छनकाहट से ही अरमान को उसके आने का एहसास हो जाता था। एक दिन देर शाम तक ऑफिस में काम चल रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। ऑफिस के ज्यादातर कर्मचारी जा चुके थे, बस अरमान और रिद्धिमा ही केबिन में मौजूद थे। रिद्धिमा अरमान को प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट समझा रही थी। तो सर, अगर हम इस एंगल से कंस्ट्रक्शन शुरू करें तो। अचानक एक तेज बिजली कड़की और पूरे ऑफिस की लाइट चली गई। काले अंधेरे और बादलों की गरज से रिद्धिमा डर गई। उसके मुंह से एक हल्की चीख निकली, अरे! और घबराहट में उसका पैर फिसल गया। वह नीचे गिरने ही वाली थी कि अरमान ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अंधेरे में सिर्फ खिड़की से आ रही हल्की सी चांदनी और बारिश की बूंदों की रोशनी थी। रिद्धिमा का चेहरा अरमान के सीने से सटा हुआ था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अरमान का हाथ रिद्धिमा की पतली कमर पर था और रिद्धिमा ने डर के मारे अरमान की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। रिद्धिमा, तुम ठीक हो? अरमान की आवाज में वो कड़कापन नहीं था, बल्कि एक असीम नरमी थी। रिद्धिमा ने धीरे से आंखें खोलीं। अंधेरे में भी अरमान की काली गहरी आंखें किसी जादू की तरह चमक रही थीं। दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। रिद्धिमा के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि अरमान उसे अपने सीने पर साफ महसूस कर सकता था। जी, मैं ठीक हूँ, रिद्धिमा हकलाते हुए बोली, लेकिन उसने अरमान को छोड़ा नहीं। अरमान ने धीरे से उसके चेहरे पर आए बालों के एक गुच्छे को उठाकर उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श रिद्धिमा की त्वचा पर एक सिहरन छोड़ गया। डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ,
अरमान ने बेहद धीमी और रोमांटिक आवाज में कहा। रिद्धिमा बस उसकी आंखों में खो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं थम गया हो। बारिश की बूंदों की सरसराहट और दोनों के दिलों की धड़कनें एक नया ही एहसास जन्म ले रहा था। तभी बैकअप जनरेटर स्टार्ट हुआ और लाइट वापस आ गई। रोशनी आते ही रिद्धिमा होश में आई और झटके से पीछे हटी। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। वो नजरें झुकाए खड़ी रही, उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। अरमान ने खुद को संभाला और अपने कोट का बटन बंद करते हुए हल्का सा मुस्कुराया, वही मुस्कान जो उसने बहुत कम किसी को दिखाई थी, लेकिन इस बार इसमें कोई खौफ नहीं, बल्कि प्यार का एक हल्का सा तड़का था। आई थिंक आज के लिए इतना काम काफी है। बारिश तेज है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अरमान ने कहा। नहीं सर, मैं कैब से चली जाऊंगी, रिद्धिमा ने घबरा कर कहा। यह मेरा ऑर्डर है मिस शर्मा, रिक्वेस्ट नहीं, अरमान ने अपनी वही बॉस वाली टोन में कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी परवाह दिख रही थी। गाड़ी में दोनों के बीच एक खूबसूरत खामोशी थी। एफएम पर एक धीमा रोमांटिक गाना बज रहा था। रिद्धिमा खिड़की से बाहर बारिश की बूंदों को देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार स्टीयरिंग पर रखे अरमान के उन मजबूत हाथों पर जा रहा था, जिन पर बना त्रिशूल का टैटू बेहद आकर्षक लग रहा था। अरमान ने भी कई बार साइड मिरर से रिद्धिमा के उस खूबसूरत चेहरे को देखा। जो दिल कभी सिर्फ दुश्मनों के लिए नफरत और अपनों के लिए हिफाजत जानता था, आज उस दिल के किसी कोने में रिद्धिमा नाम की एक नई चाहत दस्तक दे चुकी थी। गाड़ी रिद्धिमा के घर के सामने रुकी। थैंक यू सर, रिद्धिमा ने धीरे से कहा और दरवाजा खोलने लगी। अरमान ने कहा। रिद्धिमा ने मुड़कर देखा। क्या ऑफिस के बाहर मुझे अरमान बुला सकती हो? अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रिद्धिमा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। गुड नाइट अरमान। ये नाम सुनकर अरमान के दिल को जो सुकून मिला, वह किसी जंग को जीतने से भी बड़ा था। रिद्धिमा गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई और अरमान काफी देर तक उसके घर के दरवाजे को घूरता रहा। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। अगले दिन जब अरमान ऑफिस पहुंचा, तो अभाव उसके केबिन में बेहद परेशान हालत में टहल रहा था। क्या हुआ छोटे, इतने परेशान क्यों हो? अरमान ने पूछा। अभाव ने एक लिफाफा अरमान की तरफ बढ़ाया। भाई, द किंग का नया मैसेज आया है और इस बार उसने हद पार कर दी है। अरमान ने लिफाफा खोला। उसमें रिद्धिमा की कुछ तस्वीरें थीं, जो छिपकर ली गई थीं, कुछ ऑफिस के बाहर की, कुछ उसके घर के पास की, और पीछे खून से लिखा हुआ था, तुम्हारी नई पसंद बहुत खूबसूरत है अरमान। देखते हैं इसे बचा पाते हो या इसका हाल भी चड्डा जैसा होता है। तस्वीरों को देखते ही अरमान की आंखों में पल भर में वही खूंखार और हैवानियत भरा रूप लौट आया। उसकी आंखों की रगें लाल हो गईं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने हाथ में पकड़े ग्लास को इतनी जोर से भींचा कि कांच चकनाचूर हो गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। छोटे, अरमान की दहाड़ से पूरा केबिन कांप उठा। जी भाई, पता लगाओ कि ये तस्वीरें किसने खींची हैं। और आज के बाद रिद्धिमा की सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि परिंदा भी पर न मार सके। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं इस शहर को शमशान बना दूंगा। अरमान की आवाज में वही रूह कंपा देने वाली हैवानियत थी। उसी वक्त केबिन का दरवाजा खुला और रिद्धिमा हाथों में कुछ फाइल्स लिए मुस्कुराते हुए अंदर आई। गुड मॉर्निंग। लेकिन अरमान के हाथ से बहता खून और उसकी भयानक आंखों में तैरता गुस्सा देखकर वह वहीं ठिठक गई। फाइल्स उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गईं। अब खेल सिर्फ बिजनेस का नहीं रहा था। अब बात अरमान के नए पन पे प्यार और उसकी जान पर आ बनी थी। खंडहर की उस घुटन भरी रात के बाद रिद्धिमा का पूरा वजूद बदल चुका था। अरमान की वह दरिंदगी और जिस्मानी जुनून रिद्धिमा के दिमाग पर इस कदर हावी हो गया कि उसके अंदर छिपा सीधापन पल भर में भस्म हो गया।
अरमान को क्या पसंद है, ये बात रिद्धिमा अब बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसे कोई सीधी सादी या डरने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक बेहद बेशर्म, बेबाक और उसके हर घटिया हुक्म को अपनी खुशी मानने वाली औरत चाहिए थी। अगली ही सुबह रिद्धिमा ने अपनी मासूमियत का चोला उतार कर फेंक दिया। उसके अंदर अरमान के जिस्म को हासिल करने की एक ऐसी बेकाबू हवस जाग उठी थी, जो अरमान के पागलपन से भी 2 कदम आगे थी। सनशाइन एम्पायर का माहौल उस दिन देखकर हर कोई सन्न रह गया। रिद्धिमा ऑफिस में किसी अनारकली या सूट में नहीं, बल्कि एक बेहद रिवीलिंग ब्लैक माइक्रो शॉर्ट्स और एकदम टाइट, डीप नेक क्रॉप टॉप पहनकर दाखिल हुई। उसके लंबे बाल खुले थे, आंखों में गहरा स्मोकी काजल और होठों पर खून जैसी लाल लिपस्टिक। उसके नंगे पैरों की थाइस, जांघें और पतली कमर साफ छलक रही थी। पूरा ऑफिस उसे घूर रहा था, लेकिन रिद्धिमा के चेहरे पर रत्ती भर भी शर्म नहीं थी। उल्टे उसके होठों पर एक नशीली, बेशर्म मुस्कान थी। वह सीधे अरमान के प्राइवेट केबिन का दरवाजा बिना नॉक किए खोलकर अंदर घुस गई। अरमान अपनी चेयर पर बैठा किसी फाइल पर साइन कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र रिद्धिमा के इस अवतार पर पड़ी, उसकी गहरी आंखें सिकुड़ गईं। रिद्धिमा का ये बेबाक रूप, उसके छोटे से शॉर्ट्स और बेशर्म चाल देखकर अरमान के होठों पर एक बहुत ही जहरीली और टॉक्सिक मुस्कान तैर गई। रिद्धिमा मटकते हुए अरमान की टेबल के पास आए और सीधे उसकी भारी लकड़ी की टेबल पर चढ़कर बैठ गई। उसने अपनी एक टांग अरमान की चेयर के आर्मरेस्ट पर टिका दी, जिससे उसका शॉर्ट्स और भी ऊपर खिसक गया। मिस शर्मा, ये ऑफिस है, अरमान ने अपनी गठीली उंगलियों से रिद्धिमा की नंगी जांघ को कसकर दबोचते हुए कहा। उसकी आवाज में जहर और हवस दोनों घुली हुई थी। और यह क्या नंगापन फैला रखा है तुमने? रिद्धिमा ने जरा भी पीछे हटने के बजाय अरमान के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर बेशर्म लहजे में बोली, ऑफिस हो या तुम्हारा बेड अरमान, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें शरीफ लड़कियां बोर करती हैं ना? लो देखो, तुम्हारी रिद्धिमा कितनी बेशर्म हो सकती है। अब बोलो, क्या करोगे मेरा? अरमान ने उसकी कलाई को इतनी जोर से मरोड़ा कि किसी भी आम लड़की की चीख निकल जाती, लेकिन रिद्धिमा की आंखों में डर की जगह एक अजीब सी जिस्मानी प्यास चमक रही थी। वह अरमान के इस टॉक्सिक और जाहिल व्यवहार का पूरा मजा ले रही थी। तुम सच में एक नंबर की नीच और बेशर्म औरत निकलोगी, यह मैंने सोचा नहीं था। अरमान ने खींचकर उसे अपनी गोदी में पटक लिया। तुम जैसी जिस्म की भूखी और आवारा लड़कियों का इलाज मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें लगता है तुम मुझे भड़का सकती हो? भड़का नहीं रही अरमान, तुम्हें अपना गुलाम बना रही हूँ। रिद्धिमा ने बेबाकी से अरमान की शर्ट के कॉलर को खींचकर अपने दांतों से काट लिया। रात को खंडहर में तुमने जो किया, उससे मेरा पेट नहीं भरा। मुझे तुम्हारी वो हैवानियत रोज चाहिए। मुझे नोचो, मुझे इस्तेमाल करो, लेकिन सिर्फ अपने पास रखो। अरमान उसकी इस बेशर्मी और हवस भरे तजुर्बे को देखकर अंदर तक हिल गया, लेकिन यही बात उसके अंदर के शैतान को सबसे ज्यादा सूट कर रही थी। उसे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उसके टॉक्सिक मिजाज को अपनी हवस बना ले। तो ठीक है, आज से तुम मेरी टेबल पर, मेरे केबिन में इसी तरह घूमोगी, अरमान ने उसके कानों के पास जहरीले लहजे में फुसफुसाया। हर कोई तुम्हें देखेगा, लेकिन छुएगा सिर्फ अरमान। और अगर तुमने जरा भी नजाकत दिखाए, तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मुझे यही टॉक्सिक अरमान पसंद है। मुझे अपनी दासी बना लो, मुझे परवाह नहीं। रिद्धिमा ने अरमान के होठों पर अपना बेकाबू और भूखा कब्जा जमाते हुए कहा। अब रिद्धिमा कोई बेचारी शिकार नहीं थी, वह अरमान के खूंखार और गंदे खेल की सबसे खतरनाक और बेशर्म साझेदार बन चुकी थी।